वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर। कहानी है एक फैमिली की जिसमें पापा जी को शौक है अपनी सिप से पूरी की पूरी दुनिया घूम लेने का, और कब और कैसे इनका और इनकी फैमिली का ये हिंदी वाला सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र बन जाता है, यही हमें देखना है इस वीडियो में। बिल्कुल मूवी की तरह एडवेंचरस स्टोरी है, ध्यान से देखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ना ही बोर होगे, क्योंकि हम हर एक डिटेल को एनिमेशन से देख लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो बस अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो एंड लेट्स गो टू द सी। के साथ पढ़लिस यार को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। ये स्टोरी एक बायोग्राफी है जिसे लिखा है गॉर्डन कुक, जो सच में एक सेलर थे, यानी शिप्स पे जाते थे, जर्नीज पे जाते थे, और उनके साथ एलन ईस्ट ने। अब स्टार्ट करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England। क्या मतलब? देखो, ये बायोग्राफी है तो हर बार ये अपने आप को आई लिखेंगे और अपनी वाइफ को माई वाइफ लिखेंगे, यानी एक अपनी आत्मकथा है। तो ये बता रहे हैं कि जुलाई 1976 में इन्होंने, इनकी वाइफ मैरी ने, इनका सन यानी बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का था, और डॉटर बेटी सुजैन जो 7 साल की थी, ये उनकी पूरी फैमिली 4 लोगों की, ये सब मिलके प्लान करते हैं, एक सेल सेट करते हैं, यानी एक शिप जर्नी की तैयारी करते हैं। कहाँ से? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से। और ये पूरी की पूरी जर्नी कॉपी करना चाहते हैं जो 200 साल पहले फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने ऑलरेडी कर रखी थी। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer। कह रहे हैं कि बहुत समय से मैरी यानी मेरी बीवी और मैं उस टाइम पर 37-year-old बिजनेसमैन हूँ, हमारा सपना था उसी फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक को देखकर कि वो सपने को पूरा करने के लिए पिछले 16 साल से अपना पूरा का पूरा लीजर टाइम, यानी जो टाइम में वो खाली रहते थे, वो बिताते थे किसमें? होनिंग आर सी फायरिंग स्किल्स। होनिंग मीन्स इम्प्रूविंग आर सी फायरिंग स्किल्स, यानी सी ट्रैवल की जितनी स्किल्स होती हैं, बोट चलाना, सेफ्टी मेजर्स कैसे रखने, ये सारी स्किल्स वो होन कर रहे थे, यानी इम्प्रूव कर रहे थे पिछले 16 साल से अपने ब्रिटिश वाटर्स में, जहाँ वो रह रहे थे इंग्लैंड में। और अब फाइनली वो ये ट्रिप करने जा रहे थे अपनी बोट पे, जिसका नाम था वेव वॉकर, जो कि एक बोट थी 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। मतलब कि 30 टन उसका वेट था, और वुडन हल्ड का मतलब है फ्रेमवर्क, ब्यूटी यानी लकड़ी की बनी हुई फ्रेमवर्क थी, और एक वो ब्यूटी थी। He had been professionally built and we had spent months fitting out and testing it in the roughest weather we could find। यानी इन्होंने पूरा प्रोफेशनली इस बोट को बिल्ड किया था, बनाया था, और इसको हर अलग अलग वेदर में चेक किया था, टेस्ट किया था। अब इनकी 3 साल की ये पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट होती है। पैराग्राफ है, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। मतलब कि इनका जो फर्स्ट लेग था, यानी जो पहला पार्ट था, पहला फेज था 3 साल की जर्नी का, वो 1,05,000 किलोमीटर तक तो बिल्कुल स्मूथली चलता है, और ये पूरा का पूरा अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट यानी अफ्रीका का वेस्ट पार्ट ट्रैवल करते 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 आ जाते हैं केप टाउन तक में। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होती है। अब इसके बाद परेशानी शुरू होगी जब वो आगे बढ़ने की सोचते हैं, यानी केप टाउन से ईस्ट की तरफ जाने की सोचते हैं, तो आगे होता है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन बहुत ही खतरनाक ओशन माना जाता है, इसलिए वो 2 क्रूमैन को हायर कर लेते हैं अपने साथ, जिनका नाम था अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, और इंडियन ओशन की तरफ निकल पड़ते हैं। बट दूसरे ही दिन केप टाउन से वो जैसे ही निकलते हैं, उन्हें काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना करना पड़ता है। गेल्स मीन्स विंड्स, यानी काफ़ी सारी स्टॉर्म्स का, विंड्स का, तूफान का सामना करना पड़ता है, और अगले कई वीक्स तक चलती रही ये तूफान। बट इनकी मेन दिक्कत तूफान नहीं थी, इनके लिए मेन दिक्कत थी साइज ऑफ दी वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट। जो वेव्स का साइज था, यानी पानी की जो लहरें थी, ये 15 मीटर तक हाई थी, जो उनके मेन मास्ट के बराबर था। मेन मास्ट क्या होता है? देखो, ये है एक बोट, ये ऊपर जो बीच की लेंथ है ना, बीच का जो डंडा है, ये जो ऊपर टॉप तक जा रहा है, ये लेंथ होती है बोट की, इसी को मेन मास्ट बोलते हैं, जो कि कितना था 15 मीटर, और इतनी लंबी लंबी इनकी वेव्स भी आ रही थी, तो इससे ये बड़ा परेशान थे। फिर दिसंबर 25 आता है और 3500 किलोमीटर तक
ये बढ़ चुके होते हैं, आगे निकल चुके होते हैं केप टाउन से, और इतने बेकार वेदर के बाद भी ये अपना 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस ट्री के साथ। फिर न्यू ईयर के दिन तक यानी 1 जैन तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है वेदर में, बहुत बेकार मौसम चल रहा होता है। इन्हें लगता है कि वेदर चेंज होगा और सब कुछ सही हो जाएगा, बट इंग्लिश वाले सफ़र का आना शुरू हो चुका था, यानी वेदर बिल्कुल उल्टा पुल्टा चेंज होता है और वेदर और भी ख़राब हो जाता है। तो जनवरी 2 को जारी की सारी वेव्स जाइजेंटिक हो गई, यानी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आने लग गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। मतलब कि ये जो बोट है ना, इसका जो एक पार्ट होता है, ये छोटा सा ट्रायंगुलर पार्ट पर्दे टाइप का, इसको बोलते हैं जिब। तो ये बस छोटे से इस जिब के साथ ट्रैवल कर रहे थे, बट इस छोटे से जिब के बाद भी ये 8 नॉट्स की स्पीड पे चल रहे थे, यानी 8 नॉटिकल माइल्स पर आए। बट आगे मौसम और ज़्यादा बिगड़ता है और फिर बोट को स्लो करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सबसे पहला स्टेप, उन्होंने अपना जो स्टॉर्म जिब था, जो ऊपर पर्दा लगा होता है, हवा के सहारे बोट को आगे बढ़ाता है, इसको उतार दिया, ड्रॉप कर दिया, ताकि स्पीड इनकी स्लो हो सके। एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टन। अब ये जो शिप है ना, इसका जो बैक वाला पार्ट होता है, ये होता है स्टन। तो इन्होंने लैस्ड मीन्स होता है कवर्ड, कवर कर दिया पूरी रोप से, मोटी रस्सियों से लूप में, यानी गोल 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 बांध दिया पूरे स्टन को। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को डबल लैश कर दिया, मतलब एक और लेयर सारी रस्सियाँ चढ़ा दी सब चीज़ों पे। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किल्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। मतलब कि इतना करने के बाद, यानी शिप की तैयारी करने के बाद, शिप स्लो करने के लिए क्या क्या किया, सबसे पहले वो जो स्टॉर्म जिप था उसको हटा दिया, फिर लैश यानी कवर कर दिया रोप से स्टन को, और फिर उसके बाद डबल लैश यानी डबल कवर कर दिया रोप से हर एक चीज़ को। फिर उसके बाद अपने लाइफ राफ्ट ड्रिल में गए। ये क्या होता है, हर शिप में एक छोटा सा सिलिंड्रिकल बोट होता है जिसके अंदर तुम बैठ सकते हो, जिसको लाइफ राफ्ट बोलते हैं, जब तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ खतरा है, क्योंकि अगर शिप टूट जाती है पानी के फ्लो से तो वो सिलिंड्रिकल बोट तुम्हें बचाएगी। उसमें जाकर ये लोग बैठ जाते हैं, अपनी ऑयल स्किन्स पहन लेते हैं, लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं और बस वेट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। बट द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 PM with an ominous silence। कि जो पहला संकेत था, इंडिकेशन था पूरे के पूरे डिजास्टर का, वो कब आया, 6 बजे, विथ एन ओमनियस साइलेंस, यानी कि एक बहुत ही अजीब से, वियर्ड से साइलेंस के साथ। जैसा कहते हैं ना कि आने वाला तूफान एक शांति के साथ आता है, बस वही चीज़ को यहाँ अंग्रेजी में लिख दिया यार। आगे पढ़ो, द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, यानी हवा चलना तो थोड़ा सा बंद हुई, बट जो स्काई था, जो बादल था, पूरा का पूरा डार्क हो गया था, और एक बहुत बड़ा सा डार्क क्लाउड उनकी शिप की हाइट की तरफ आ रहा था। अब उन्हें बहुत डर लगता है और वो रियलाइज़ करते हैं कि ये क्लाउड नहीं है, बल्कि एक वेव था जो क्लाउड जैसा दिख रहा है, यानी एक समुद्र की लहर, बहुत बड़ी सी लहर उनकी तरफ आ रही थी, और उन्हें पूरा दिख रहा है कि वो वेव मेरे तरफ वर्टिकली है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। ये बहुत बड़ी वेव थी, बाकी वेव्स की 2 गुना हाइट की थी, और ये लंबी सी वेव आकर टकराती है स्टन से, और पूरा का पूरा पानी आ जाता है डेक पे, यानी शिप के मेन एरिया पे जहाँ सब बैठते हैं। अब ये एक्सप्लोजन होने के बाद अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। उन्हें साफ साफ दिखता है कि हरा और सफ़ेद पानी आ चुका है, पूरा का पूरा शिप पर आ चुका है। उनका हेड, उनका सिर जाकर लड़ता है व्हील में, जिस व्हील से चलाते हैं ना शिप को, और वो पूरा पूरा पता होता है कि पूरी की पूरी शिप अब वेव्स के नीचे हमारी दबने वाली है, डूबने वाली है। सिंक मीन्स डूब जाना। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, यानी उनको लग जाता है कि अब मैं बिल्कुल मरने वाला हूँ, और वो अनकॉन्शियस फील करने लग जाते हैं। बट unexpectedly my head popped out of the water a few meters away. Wave walker was near, capsizing, her mast almost horizontal। मतलब ये कि उनका हेड पानी से अचानक बाहर आता है, और कुछ मीटर दूरी पे वो देखते हैं कि उनकी बोट, उनकी शिप वेव वॉकर कैपिसाइजिंग थी, यानी वो कैपिसाइज होने वाली थी, वो डूबने वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, यानी जो उसका मेन लेंथ होता है, वो जो मेन वाला डंडा होता है, वो डंडा लग रहा था कि पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो चुका है, यानी वो सीधा ना खड़ा होने के बजाय
ऐसे लेट चुका था पानी में, पूरी की पूरी शिप ऐसे टर्न हो गई थी और अब शिप बिल्कुल डूबने ही वाली थी। बट एक और वेव आती है उल्टी साइड से और शिप सीधी हो जाती है। यही लिखा है, देन अ वेव held her upright. My lifeline jug taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom. यानी जैसे ही वो सीधी होती है वो उसकी गार्ड रेल्स पकड़ते हैं और अपनी बोट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बट subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. मतलब कि आने वाली वेव जो और वेव्स आ रही थी उन्होंने उनको बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दिया, टॉस्ड कर दिया, जैसे कॉइन टॉस करते हैं, फ्लिप करते हैं, वैसे वो टॉस्ड हो गए और बिल्कुल एक रैग डॉल की तरीके, बिल्कुल एक टूटी फूटी फटी हुई गुड़िया की तरीके पड़े रहते हैं। उनकी लेफ्ट रिब्स टूट जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, माउथ पूरा का पूरा ब्लड से भरा हुआ होता है, दांत टूट जाते हैं, बट किसी भी तरीके इस तरह उल्टे पुल्टे रोल होते हुए जाते हैं और किसी तरह उन्हें व्हील मिल जाता है और वो व्हील चलाते हैं किसी तरह स्टन को, यानी जो शिप का बैक साइड होता है उसको सीधा करते हैं, अलाइन करते हैं ताकि वो नेक्स्ट वेव को झेल पाएँ। हर तरफ पानी 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 हो चुका था और सडनली फ्रंट हैच खुलता है और उनकी वाइफ मैरी आती है और चिल्लाती है कि द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, वी आर सिंकिंग। हम डूब रहे हैं, जो डेक है पूरा का पूरा टूट चुका है पानी से और पानी से भर चुका है। डेक यानी कि जो मेन एरिया था जिस पर सब बैठते थे वही टूट चुका है और पानी से भर चुका है। अब राइटर उनसे कहते हैं टेक द व्हील, यानी तुम ये व्हील संभालो, और वो किसी तरह जाते हैं हैच के पास। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, टार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर। अरे मतलब कि जो उनके पार्टनर थे ना, जो क्रूमैन थे, लैरी और हर्ब, वो पंप कर रहे थे बिल्कुल पागलों की तरीके, यानी जो पानी अंदर आ गया था उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और हर तरफ ब्रोकन टिम्बर अलग अलग एंगल पे लटका हुआ था। ब्रोकन टिम्बर मतलब टूटी फूटी लकड़ियाँ, पूरी शिप लकड़ी की थी और पूरी टूट फूट के अलग अलग एंगल पे लटकी हुई थी। एंड दी होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स। स्टारबोर्ड साइड यानी शिप के राइट वाला साइड, अगर हम व्हील चला रहे हैं और उसके राइट वाला साइड देखें तो उसको बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड। वो साइड पूरा का पूरा अंदर आ चुका था टूट के और सब तरफ उनके सारे सामान इधर उधर पड़े हुए थे, पानी में तैर रहे थे। ये सब को इग्नोर करते हुए आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। वो अपने बच्चों के केबिन की तरफ जाते हैं किसी तरह, आधा तैर के, आधा क्रॉल्ड यानी आधा रेंग करके, और पूछते हैं आर यू ऑल राइट। तो उधर से रिप्लाई आता है येस बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। उनकी बेटी बोलती है कि हाँ ठीक है बट मेरा सिर दर्द हो रहा है, और दिखाती है कि मेरे सिर पर एक बम्प आ गया है, यानी जो कभी तुम्हें बचपन में चोट लगी होगी ना, तो फूल आता है जिसको हम गुड्डम्मा बोलते हैं, वही। अब ये सबको, उनके पास टाइम नहीं था कि वो छोटे से बम्प को देखे, उनकी खुद रिबकेज टूटी हुई थी, मुंह से खून निकल रहा था। ये सब इग्नोर करते हुए वो तुरंत जाते हैं, हैमर लेते हैं, स्क्रू लेते हैं और कैनवस, ये तीन चीज़ को लेकर वो चले जाते हैं उस राइट साइड यानी स्टारबोर्ड वाली साइड पे उसको बनाने के लिए। और वो किसी तरह वो वाटरप्रूफ कैनवस लगाते हैं, स्क्रू को मारते हैं, हैमर से फिट करते हैं ताकि और पानी इधर साइड से ना आए। किसी तरीके उनका ये काम सक्सेसफुल कुछ लेवल तक हो पाता है और उसके बाद और प्रॉब्लम्स और आ जाना शुरू होती है जब देखते हैं कि उनके हैंड पंप ब्लॉक हो गए हैं कूड़े कचरे से। यही लिखा है, मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। जब पानी में कूड़े भी आ गए थे साथ में, अब कूड़े की वजह से जो पंप हो रहा था, पानी जहाँ से निकल रहा था, वो छेद, वो एरिया ही ब्लॉक हो जा रहा था कूड़े की वजह से। और उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था जो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, वो शॉर्ट सर्किट हो गया था पानी की वजह से। अब इसके बाद वाटर लेवल बढ़ता ही गया। वो किसी तरीके डेक पे आए और दो स्पेयर हैंड पंप्स यानी जो एक्स्ट्रा हैंड पंप्स रहते हैं उनको देखते हैं तो वो भी टूट चुके थे, रेंज्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोरस्टेसेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। डिंगीज का मतलब जो छोटी बोट्स रखी होती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, वो सब, मेन एंकर और जिब, सेल, सब कुछ टूट गया था, फट गया था। अब उन्हें याद आता है कि एक इलेक्ट्रिक पंप उनके चैट रूम फ्लोर पे पड़ा हुआ है। जाते हैं, तुरंत उसको पाइप से कनेक्ट करते हैं और थैंकफुली वो काम करने लगता है, यानी पानी निकालने का एक जुगाड़ हो जाता है। अब वो ट्राई करते हैं कि उनकी मेडे कॉल्स को रिप्लाई आए,
बट ऐसा नहीं होता है। मेडे कॉल्स यानी कि मेडे यानी जब कोई डिस्टर्ब्ड एरिया में होता है, डिस्टर्बेंस में होता है, परेशान होता है, तो वो कॉल करता है अपने कंट्रोल सेंटर को, सेल्स की, शिप्स की, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। ऑब्वियसली नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में थे, यानी वर्ल्ड के एक ऐसे कोने में थे जहाँ ना कोई सिग्नल आता हो ना कुछ और। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी बेटी का हेड, सू, जिसका नाम सू था, उसका हेड बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और उनकी आंख ब्लैक पड़ चुकी है। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसके हाथ पर भी एक कट लगा हुआ है। और जब वो कहते हैं कि तुमने ये सब चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो वो कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा हमें परेशान है बचाने में। अब इस तरह से बीतता है इनका जैन 2 का पूरा दिन, और आएगा अब जैन 3। पॉपकॉर्न खाओगी? By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. यानी जो पंप उन्होंने जुगाड़ करके लगाया था और जो भी पंप काम कर रहे थे, उसकी वजह से सुबह मॉर्निंग में देखते हैं कि हाँ, इतना पानी निकल चुका है, वाटर लेवल इतना कंट्रोल में है कि जितने भी लोग वहाँ पर थे जो लगातार परेशान थे, वो 2-2 घंटे का रेस्ट इन रोटेशन यानी बारी बारी से रेस्ट ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। जो वाटर लाइन होती है यानी ये शिप है, शिप के नीचे ये जो पानी बह रहा है, तो जहाँ पर पानी बह रहा है शिप के बॉर्डर पे, ये होती है वाटर लाइन। वाटर लाइन के नीचे यानी यहाँ पर पानी वाला एरिया, वहाँ पर कोई एक लीकेज वाला एरिया था जहाँ से और पानी आ रहा था। अब उसको रोकना ज़रूरी था। और चेक करते हैं तो देखते हैं कि सारा का सारा मेन रिब फ्रेम्स यानी जितने भी फ्रेम्स हुए लकड़ियों के, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे टूट चुके हैं और टूट फूट के कील के पास पड़े हुए हैं। कील यानी जो पूरी की पूरी शिप है या बोट है, उसका जो नीचे का सबसे बॉटम रॉड होता है स्ट्रेट, वहाँ पर आकर पड़ी हुई है। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। जो राइट वाला साइड था ना, स्टारबोर्ड हल का मतलब फ्रेमवर्क, ये जो राइट वाला फ्रेमवर्क है पूरा लकड़ियों का, ये सब भी ऑलमोस्ट सब टूट चुका था। बस फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, थोड़े बहुत पार्ट ही उसे रोक कर रखे थे। अब किसी तरह 15 घंटे तक ये सब सर्वाइव करते हैं। उसके बाद उनकी शिप वेव वॉकर ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि इस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो अपना चार्ट देखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, यानी मैप देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि किधर जा सकते हैं। तो उन्हें 2 स्मॉल आइलैंड मिलते हैं कुछ 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, यानी कुछ 100 किलोमीटर्स आगे थे ईस्ट की साइड पे। उसमें से एक का नाम था आइल एम्स्टरडैम। आइलैंड होता है प्लूरल, उसी का सिंगुलर होता है आइल। तो एक आइलैंड का नाम था आइल एम्स्टरडैम। वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, यानी फ्रांस का आइलैंड था जहाँ पर कुछ ही लोग रहते थे साइंटिफिक ऑपरेशंस के लिए, साइंटिफिक वर्क के लिए। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशन, यानी इतने बड़े से ओशन में पिन प्रिक्स के बराबर, यानी अगर पिन को तुम लो और अपने ऊपर चोट लगाओ तो पिन से कितनी छोटी सी चोट लगेगी, तो बस उतना छोटा एरिया था वो आइलैंड का और वो ओशन इतना बड़ा था। तो इतने छोटे एरिया में पहुंचना, सही डायरेक्शन में जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देखते हैं कि इनकी जो ज़्यादा वेव्स आ रही है ना पानी की, इसके वजह से इनका जो ऑक्सिलरी इंजन है ये भी ख़राब हो जाता है। ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी इंजन भी ख़राब हो जाता है। और अगला दिन होता है जनवरी 4। 36 घंटे बीत चुके होते हैं कंटिन्यूस पंपिंग के बाद। वो देखते हैं उनके मेन शिप एरिया में थोड़ा बहुत पानी, अ फ्यू लास्ट सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर अभी भी बचा होता है। बट अब ये थोड़े बहुत पानी को इग्नोर करते हुए उन्हें आगे भी बढ़ना है, इसके बारे में सोचना है। तो आगे बढ़ने के लिए वो सोचते हैं कि हम मेन मास्ट पर सेल तो नहीं सेट कर सकते। देखो मैंने बताया था ना, मेन मास्ट एक लंबा सा डंडा होता है और यहाँ एक साइड में होता है ट्रायंगुलर शेप का जिप जो स्टॉर्म को संभालता है, हवा को संभालता है। उसी तरीके मेन मास्ट पे एक सेल लगाया जाता है, बड़ा सा एक और पर्दा, जिससे डायरेक्शन सही रहे। बट वो वहाँ मेन मास्ट जो काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी बड़ा होता है, उसको सेट नहीं कर सकते थे। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता उस पूरे फ्रेमवर्क पे तो पूरी की पूरी शिप डैमेज हो सकती थी। इसलिए उन्होंने बस वो स्टॉर्म जिप जो ट्रायंगुलर होता है उसको होस्ट किया। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। यानी वो पूरा का पूरा सेल ना लगाने की बजाय छोटा सा स्टॉर्म जिप लगाया और आगे बढ़ते हैं वो दोनों आइलैंड्स की डायरेक्शन में। मैरी फाउंड सम कॉर्न हील एंड क्रैक्ड बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन के बाद पहला मील अपना खाते हैं कुछ कॉर्न बीफ और कुछ क्रैक्ड बिस्किट्स जो उनकी वाइफ ढूंढ के लाती है। बट
आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रिस्पाइट यानी रिलीफ, इनका जो रिलीफ था ना खाना पीना वाला, ये बहुत शॉर्ट लिव रहता है, बहुत छोटे देर के लिए होता है, क्योंकि उसी दिन शाम 4 बजे फिर से काले बादल आने लग जाते हैं और 1 घंटे तक हवा चलती है 40 नॉट्स पर। कितने पे? 40 नॉट्स, यानी 40 नॉटिकल पर माइल्स। और जो सी वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती जाती है, वेदर और ख़राब होता जाता है। और जनवरी 5 के डॉन तक, यानी जब तक जनवरी 5 आता है, सनराइज़ होता है, तब तक सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। फिर वो अपने चिल्ड्रन के पास जाते हैं देखने, तो उनका बेटा कहता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? तो वो सोचते हैं कि मैं इसे कंफर्टेबल करूं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो आगे बोलता है उल्टा कि बट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम सब साथ में रहें, यू एंड मम्मी, सू एंड आई, यानी हम, आप, मम्मी और बहन सब अगर साथ भी मरते हैं तो हमें कोई डर नहीं है मरने से। इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस अपने बेटे से सुन लेने के बाद वो जाते हैं और कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि ये जो राइट साइड है, जो सीबोर्ड साइड है, ये ख़राब हो चुकी है, इसको सपोर्ट देने के लिए एक एंकर बनाया जाए। एंकर क्या होता है? एक इस शेप का इक्विपमेंट होता है जिसको हम पानी में फेंक देते हैं ताकि जो हमारी शिप है वो सही डायरेक्शन में चले, स्टॉर्म से, यानी आने वाली हवा से उल्टी डायरेक्शन में ना भाग जाए। तो उनके पास असली एंकर तो होता नहीं है, तो वो जुगाड़ करते हैं, 2 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स उठाते हैं जो पैराफिन के बने होते हैं और उसको बांध देते हैं एक हैवी नाइलॉन रोप से और पानी में फेंक देते हैं। अब उस इवनिंग मैरी यानी उनकी वाइफ और वो साथ में हाथ पकड़ कर बैठते हैं और उन दोनों को लगता है कि हमारा जो अंत है, जो मृत्यु है, वो बिल्कुल करीब है। बट स्टोरी है, यहाँ पे हीरो जीतेगा ही, तो इसीलिए 6 जनवरी को वेव वॉकर स्टॉर्म से बाहर निकल आती है और उन्हें दिखता है कि हवा कम चल रही है, अब इजी मौसम है। और वो अपने सेक्सटेंट पे, सेक्सटेंट मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है नेविगेशन के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए, कंपास जैसा, उस पर वो देखते हैं कि विंड स्पीड क्या है, चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि ये सब चीज़ें, ये सब पैरामीटर्स कैलकुलेट करके वो पता कर पाएँ कि उनकी पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ पर है। तो उनको मालूम पड़ता है कि वो एक 1.5 लाख यानी 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन के अंदर हैं इस टाइम, जहाँ पर वो एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हो? इसीलिए बोला गया था पिन प्रिक पॉइंट। क्या बोला गया था? पिन प्रिक पॉइंट, यानी इतना छोटा आइलैंड है 65 किलोमीटर का, और जिस ओशन में वो है 150,000 किलोमीटर्स वाइड। अब इसके बाद वो देखते हैं कि उनके बच्चों का सपोर्ट उन्हें लगातार मिल रहा है। उनकी बेटी आती है, उनके एक कार्ड देती है जिस कार्ड पे आगे कैरिकेचर्स यानी कार्टून बने होते हैं, मैरी के और उनके, यानी उनकी वाइफ के और उनके कार्टून बने होते हैं, और उसके आगे ये मैसेज लिखा होता है और अंदर लिखा होता है, ओह हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यानी मैं आप लोग से प्यार करती हूँ और हम बेस्ट की ही होप कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है और पॉजिटिविटी के साथ वो अपनी कैलकुलेशंस को रीचेक करते हैं और जाकर बताते हैं ये सारी की सारी कैलकुलेशन लैरी को, और उससे कहते हैं कि जो स्टीयर व्हील है उसको 185 डिग्रीज तक मोड़ दो। इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विथ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि उनको तो कन्विक्शन था बट वो कन्विक्शन उन्हें उतना फील नहीं होता है लैरी की आंखों में, बट उनका एक्सपेक्टेशन था कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी 2 बजे अगर हम 185 डिग्री की डायरेक्शन में जाएंगे तो 5 बजे तक हम अपने आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। और इतना बोल करके अपना दिल भारी रहता है उनका, यही लिखा यार इंग्लिश में, देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बेलो, क्लाइम्ड ऑन माय बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, यानी अमेजिंगली मतलब सरप्राइजिंगली वो सो जाते हैं इतनी बुरी कंडीशन के बाद भी। और जब वो 6 बजे उठते हैं तो देखते हैं कि और ज़्यादा मौसम डार्क हो चुका है और उन्हें लगता है कि अब तो पक्का हम आइलैंड नहीं पहुँचे होंगे और हम पूरी की पूरी विंड की वजह से कहीं और आ चुके होंगे। लेकिन एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, कैन आई हैव अ हक, जोनाथन आस्क्ड। अरे मतलब अब फिर से उनका बेटा आता है एक टसल्ड हेड के साथ। टसल्ड हेड यानी उसका सिर है जो बाल वाला है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका होता है, इतनी स्टॉर्म में कहाँ से हेयर स्टाइल मेंटेन करके आएगा। आता है और उनसे कहता है कि क्या मुझे एक हग मिल सकता है। तो वो फिर पूछता है कि क्यों, वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ। फिर वो कहता है उनका बेटा, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन,
क्योंकि आप बेस्ट डैरी भी हैं और बेस्ट कैप्टन भी हैं, यानी आपको पता है कि कैसे शिप चलाई जाती है। अब पापा जी सोचते हैं ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है, यहाँ तो हम मरने वाले हैं, और बोलते हैं नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मैं परेशान हूँ। तो उनका बेटा रिप्लाई करता है वाई यू मस्ट बी, यानी कि आप परेशान क्यों हैं, आपको प्राउड होना चाहिए और आपको खुश होना चाहिए। यू फाउंड द आइलैंड। वो चिल्लाता है वॉट, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चोरस्ड एज बिग एज बैटलशिप। बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो एक लड़ाई लड़के आए हैं, और ऑब्वियसली तुमने देखा कि कैसी लड़ाई लड़के आए हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि वो आइलैंड जस्ट उनके सामने है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टरडैम। वो देखते हैं, गेज यानी देखते हैं ध्यान से, स्टार्क आउटलाइन यानी शार्प आउटलाइन जो है एम्स्टरडैम यानी जो आइलैंड है उसका जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, उसको देखते हैं और बिल्कुल खुश हो जाते हैं। वो आइलैंड एक ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक होता है, यानी एक वॉल्केनिक रॉक का एक पीस होता है जहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं और ना ही वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन है, बट वो एक बहुत सुंदर आइलैंड उन्हें लगता है क्योंकि वो उनकी अब जान बचाने वाला था। एंड अब वो जो एंकर होता है ना, वो ऑफशोर में गाड़ देते हैं रात को, यानी जब भी शिप को खड़ा करना होता है तो वो जो एंकर मैंने बताया था उसको हम आइलैंड पे गाड़ देते हैं ताकि हमारी शिप इधर उधर ना जाए। वैसा ही करते हैं पूरी रात, और अगली सुबह देखते हैं कि उस आइलैंड पे जो 28 इनहेबिटेंट्स यानी 28 लोग, मात्र 28 लोग उस आइलैंड पे रहते हैं, वो सब आते हैं, खुशी से उन्हें देखते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। अब उसके बाद बताते हैं हमारे राइटर कि उन्हें कैसा फील हो रहा था अपनी जान बच जाने के बाद, जब वो फाइनली देखते हैं कि लोग हमें बचाने आ चुके हैं इस आइलैंड पे। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic, under the distressed stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. यानी वो कहते हैं कि अब मेरे जो पैर के नीचे ज़मीन आ चुकी है, तो उनके थॉट्स ऐसे थे कि लैरी एंड हर्बी जो उनके पार्टनर्स थे, उन्होंने पॉजिटिवली उनका साथ दिया, उनकी वाइफ ने साथ दिया। And most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. यानी वो याद करते हैं कि कैसे उनकी एक 7 साल की बच्ची बिल्कुल भी अपने हेड इंजरी के बारे में उन्हें नहीं बताती है ताकि वो बिल्कुल परेशान ना हो, जो कि आगे सीरियस इंजरी थी जिसमें 6 माइनर ऑपरेशंस लगे, जिससे वो ब्लड क्लॉट जो था वो निकला, और एक 6 साल का उनका बेटा जो मरने से नहीं डर रहा था। तो ये थी स्टोरी, जो एक बायोग्राफी थी गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा। स्टोरी में हमने देखा कि कैसे इंग्लिश वाला सफ़र बन जाता है, बट वापस वो इंग्लिश वाला सफ़र हिंदी वाला सफ़र बन जाता है, क्योंकि हीरो की जीत आखिरी में होती है। और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि शिप को बचाने के लिए जब वेदर खराब हुआ तो उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद मेंटल कंडीशंस बताओ कि कैसी थी 4 जनवरी को, 5 जनवरी को, ये सब तो एनसीईआरटी में है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब को मैंने एक पीडीएफ बनाकर तुम्हारे लिए दे दिया है। ये पीडीएफ तुम्हारे सामने है, एक्सेस करने के लिए वेबसाइट पर जाओ, पढ़लेअक्षर.com, क्लास 11 पे क्लिक करो, इंग्लिश में जाओ, और इंग्लिश के साथ साथ और सारे सब्जेक्ट के भी नोट्स हैं अपने न्यू चैनल पढ़ले सीनियर्स पे जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा साथ बना रहे, और लोगों में ये वीडियो फैला देना, नोटिफिकेशन शेयर देना कि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, अब जाना जा पढ़ ले।